आज हमारे सामने है रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोची बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक तरह का कल्ट क्लासिक बन चुकी है। बिल्कुल। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। लेखक के पास दो पिता थे। एक उनके अपने पढ़े लिखे पुअर डैड जो हमेशा कहते थे खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो 8वीं पास थे लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। और दोनों की सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इस किताब के सबक दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। हम इस बात पर गौर करेंगे कि चूहा दौड़ या रैट रेस का जाल क्या है, संपत्ति और दायित्व का फर्क, हाँ, और वो कौन सी मानसिकता है जो किसी को आर्थिक रूप से आजाद बना सकती है। इस पर गहराई से बात करें। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दो पिताओं की दुनिया में क्या कुछ सीखने को मिलता है। कहानी शुरू होती है जब 9 साल के रॉबर्ट अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, और उनके पुअर डैड जो खुद एक पीएचडी थे, वो साफ कह देते हैं, बेटा मुझे पैसा कमाना नहीं आता, पर तुम्हारे दोस्त माइक के पिता जानते हैं, तुम उनसे सीखो। और यहीं से उनकी असली शिक्षा शुरू होती है। रिच डैड का सिखाने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को सीधे काम पर लगा दिया। अपने एक स्टोर में सफाई का काम, और मजदूरी तय हुई 10 सेंट प्रति घंटा, जो उस जमाने के हिसाब से भी बहुत ही कम था। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ हफ्तों में ही रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगा कि उनका शोषण हो रहा है। हाँ, और वो नौकरी छोड़ने पहुंच गए। लेकिन वहां रिच डैड ने जो कहा वो कमाल का था। उन्होंने कहा, अच्छा है, 1 महीने से भी कम में तुम मेरे ज्यादातर कर्मचारियों जैसी बातें करने लगे हो। यही कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट है। रिच डैड ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर इतनी कम मजदूरी दी थी ताकि वो सबक सीख सके। हाँ, ताकि रॉबर्ट को जिंदगी का असली स्वाद चखा सके। उन्होंने समझाया कि 2 भावनाएं हैं, डर और लालच, जो इंसान को एक जाल में फंसा देती हैं, जिससे वो चूहा दौड़ कहते हैं। बिल्कुल। नौकरी खोने का डर आपको कम वेतन पर काम करने पर मजबूर करता है, और जब सैलरी बढ़ती है तो लालच आपको बड़ी कार, बड़े घर, इन सब चीजों पर खर्च करने के लिए उकसाता है। और नतीजा, आप हमेशा पैसों के लिए भागते रहते हैं। सही। और इसके बाद तो उन्होंने एक और भी हैरान करने वाला ऑफर दिया। हाँ, उन्होंने रॉबर्ट की मजदूरी बढ़ाने के बजाय उसे पूरी तरह खत्म कर दिया और कहा, अब तुम मेरे लिए मुफ्त में काम करोगे। ये क्या बात हुई? यहीं पर किताब का पहला और सबसे गहरा सबक छिपा है। रिच डैड उन्हें वेतन पर निर्भरता से आजाद करना चाहते थे। अच्छा। उनका तर्क था कि जब दिमाग को पता होता है कि महीने के अंत में पैसे नहीं आने वाले, तब वो असली ताकत से काम करना शुरू करता है। तब वो पैसे कमाने के अवसर ढूंढता है, नौकरी नहीं। और यहीं से पहला नियम निकला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गई सोच बदलने की पहली सीढ़ी। लेकिन अगला कदम क्या था? यहीं पर वो सबसे मशहूर नियम आता है ना, संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क। बिल्कुल। और कियोसाकी इसे इतना सरल बना देती है कि कोई भी समझ सकता है। क्या परिभाषा है? बहुत सीधी। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और दायित्व यानी लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना सिंपल। हाँ, वो कहते हैं कि अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति बनाने में लगाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं ये सोचकर कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। और यहीं पर वो सबसे विवादास्पद बात कहते हैं कि आपका घर, जिसे सब अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वो असल में आपका सबसे बड़ा दायित्व है। हाँ, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर हमारे यहाँ जहाँ घर एक इमोशनल सिक्योरिटी भी है। सही बात है। लेकिन किताब के नजरिए से देखें तो जब आप घर खरीदते हैं तो होम लोन का ब्याज, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्च, ये सब हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, है ना? तो कैश फ्लो के हिसाब से ये एक दायित्व हुआ। साथ ही आपका एक बड़ा अमाउंट उस घर में फंस जाता है, जिसे आप कहीं और निवेश करके बढ़ा सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा एक सवाल है, मान लीजिए किसी ने 20 साल पहले दिल्ली में घर खरीदा था और आज उसकी कीमत 15 गुना बढ़ गई है, क्या ये तब भी दायित्व ही कहलाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब के सिद्धांतों के अनुसार जब तक आप उस घर को बेच के मुनाफा अपनी जेब में नहीं डाल लेते, तब तक वो सिर्फ कागज पर एक संपत्ति है जो हर महीने आपकी जेब खाली कर रही है। अच्छा,
तो फोकस हमेशा कैश फ्लो पर है। हमेशा। रिच डैड की नज़र में असली संपत्ति वो है जो आपको नियमित आमदनी दे, जैसे किराए पर दिया गया कोई दूसरा घर। वो एक संपत्ति है, लेकिन जिस घर में आप खुद रहते हैं वो एक दायित्व। समझ गया। तो असली संपत्तियां क्या हुई फिर, जैसे बिजनेस? हाँ, ऐसे बिजनेस जिन्हें चलाने के लिए आपको खुद मौजूद न रहना पड़े। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, या फिर बौद्धिक संपदा, जैसे किसी किताब से आने वाली रॉयल्टी। सही पकड़ा। बौद्धिक संपदा का एक मजेदार उदाहरण है। मेरे एक दोस्त ने एक मोबाइल गेम के लिए एक छोटी सी धुन बनाई थी। अच्छा। आज भी सालों बाद उसे हर डाउनलोड पर कुछ पैसे मिलते हैं। काम एक बार किया, लेकिन पैसा आज भी उसकी जेब में आ रहा है। ये है असली संपत्ति का जादू। वाह, ठीक है। तो संपत्ति और दायित्व का फर्क समझना पहला कदम है। पर सवाल यह है कि संपत्ति खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से? यहीं पर तीसरा सबक आता है। बिल्कुल। तीसरा सबक है अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। जिसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन अपना ध्यान संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर लगाओ। हाँ, इसके लिए किताब में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का वो किस्सा है। बड़ा दिलचस्प है वो। हाँ, कियोसाकी बताते हैं कि एक बार रे क्रॉक ने MBA छात्रों से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है मेरा बिजनेस क्या है? और सबने कहा, आप हैमबर्गर बेचते हैं। और वो हंसे और बोले, नहीं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। उनका मतलब था कि हर मैकडॉनल्ड्स आउटलेट की लोकेशन ही उनकी असली संपत्ति थी। हैमबर्गर तो बस उस जमीन का किराया चुकाने का एक जरिया था। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो इसके लिए तो खास तरह की समझ चाहिए होगी। इसी समझ को कियोसाकी वित्तीय IQ कहते हैं। इसमें 4 चीजें आती हैं: अकाउंटिंग, निवेश, बाजार की समझ और कानून। हाँ, टैक्स वाला हिस्सा तो आंखें खोल देने वाला है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक नौकरी करने वाला इंसान 100 रुपए कमाता है। सरकार पहले ही उसमें से 30 रुपए टैक्स काट लेती है और उसे घर चलाने के लिए 70 रुपए मिलते हैं। वहीं एक बिजनेस मालिक अपनी कंपनी के जरिए 100 रुपए कमाता है, उसमें से 60 रुपए बिजनेस के खर्चों में दिखाता है, जैसे गाड़ी, फोन, ऑफिस का किराया। सही। और फिर बचे हुए 40 रुपए पर टैक्स देता है। फायदा साफ दिखता है। ये फर्क तो जबरदस्त है। और ये हमें चौथे सबक पर लाता है कि अमीर सिर्फ पैसा निवेश नहीं करते, वे पैसा बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये तो सुनने में थोड़ा हवा ही लगता है। शुरू में ऐसा लग सकता है, पर इसका मतलब है ऐसे अवसर ढूंढना या बनाना जो दूसरों को नहीं दिखते। जैसे लेखक अपना अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्होंने मंदी के दौर में ऐसे घर खरीदे जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। उन्होंने उन्हें असल कीमत से बहुत कम में खरीदा और फिर बाजार सुधरने पर बेच दिया। हाँ, और बड़ा मुनाफा कमाया। उनका सिद्धांत था, मुनाफा खरीदते समय होता है, बेचते समय नहीं। पर क्या ये तरीका हर किसी के लिए है? इसमें तो बहुत ज्यादा जानकारी और हिम्मत चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किताब भी मानती है कि ये सबसे जोखिम भरा तरीका है। इसमें 2 तरह के निवेशक बताए गए हैं। पहले वो जो पैकेज निवेश खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, आसान और सुरक्षित रास्ता। हाँ, और दूसरे वो पेशेवर निवेशक हैं जो खुद सौदे बनाते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, जो ऐसे अवसर देख सके। और दिमाग को तेज करने के लिए सीखना जरूरी है, जो हमें 5वें सबक पर लाता है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। बेहद जरूरी। कियोसाकी कहते हैं कि कई प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने काम में तो माहिर होते हैं, पर बेचना, संवाद करना या लोगों को संभालना जैसी स्किल्स नहीं सीखते। मतलब अगर आप एक बेहतरीन बर्गर बनाना जानते हैं पर उसे बेचना नहीं जानते, तो आप भूखे ही रहेंगे। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि किसी ने ये सब सीख लिया, उसके पास वित्तीय समझ भी है, फिर भी क्या गारंटी है कि वो अमीर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर होती है। सही। और यहीं पर कियोसाकी उन 5 बाधाओं की बात करते हैं जो लोगों को रोकती हैं। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। पहली बाधा है डर, पैसा खोने का डर। हर किसी को होता है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग हार को सीखने का एक मौका मानते हैं। असफलता उन्हें बड़ा बनाती है, छोटा नहीं। दूसरी बाधा है सनकीपन, सिनिसिज्म, हर चीज में कमी निकालना। अगर ये काम नहीं किया तो वाली सोच। ये शक की आवाज अक्सर हमारे अंदर के डर को छुपाने का एक तरीका होती है। रिच डैड कहते थे कि शक करना महंगा पड़ता है। और तीसरी बाधा आलस्य। ये थोड़ा अजीब है। लोग पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर अपनी ही पैसे को मैनेज करने में आलस क्यों?
किताब के मुताबिक ये व्यस्तता का आलस्य है। लोग अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि वे रुककर बड़ी तस्वीर देखने से बचते हैं। अच्छा, एक तरह का बचाव है ये। हाँ, चौथी बाधा है बुरी आदतें। इसमें पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत आता है। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। पर अगर मैंने पहले खुद के लिए पैसे निकाल लिए और फिर बिल भरने के पैसे कम पड़ गए तो? यही तो इस सिद्धांत का जादू है। रिच डैड कहते थे कि बिल चुकाने का दबाव आपको और ज्यादा पैसा कमाने के नए तरीके खोजने के लिए मजबूर करेगा। ये आपको मजबूत बनाता है। अच्छा, और आखिरी 5वीं बाधा है जिद या अहंकार। ये सबसे खतरनाक है। ये मानना कि मैं सब जानता हूँ। कियोसाकी कहते हैं कि जो आप नहीं जानते वही आपको सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का सार ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं मिलती, ये एक पूरी मानसिकता को बदलने, लगातार वित्तीय शिक्षा हासिल करने और हिम्मत के साथ गिने चुने जोखिम लेने से मिलती है। बिल्कुल। यह किताब पैसे को एक ताकत के रूप में देखती है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत वित्तीय शिक्षा को मानती है। यह सिखाती है कि पैसे को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए, न कि उसका गुलाम बना जाए। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब बार बार कहती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है और हम हर दिन अपने समय और पैसे से छोटे छोटे चुनाव करते हैं। अपनी जानकारी के साथ ऐसा कौन सा एक छोटा सा चुनाव किया जा सकता है जो आने वाले कल को एक अलग और बेहतर दिशा दे सके।